हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नेहा है। मेरी कहानी कोई आम कहानी नहीं, बल्कि अंधेरे में आंखें खोलने की, गरीबी में सांस लेने की और बचपन का बोझ उठाने की कहानी है। मैं आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ। वो कहानी जो मेरे बचपन के कच्चे आंगन से शुरू होती है। मैं अपनी माँ के साथ एक किराए के कमरे में रहती थी। एक ऐसा कमरा जिसकी दीवारें सीलन से भीगी रहती थी और छत से बरसात के दिनों में जब पानी टपकता था तो लगता था जैसे वो भी हमारे साथ रो रही हो। मैंने अपने पिता की मौत को देखा जब मैं सिर्फ 6 साल की थी। मैं इतनी छोटी थी कि शायद मौत का मतलब भी नहीं समझ सकती थी। बस इतना जानती थी कि जिस चेहरे को मैं रोज देखती थी वो आंखें एक दिन हमेशा के लिए बंद हो गई थी और फिर कभी नहीं खुली। पापा के जाने के बाद माँ ने दुनिया के सामने अपने आंसुओं को छिपा लिया था। उसने हमारे छोटे से वजूद को संभाला और हर दिन किसी के घर बर्तन मांजने, फर्श पोंछने, कपड़े धोने जाती थी। उसके हाथ अक्सर फट जाते थे, उंगलियों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन उसने एक दिन भी रुकना नहीं सीखा। उसकी सांसों में मेरे लिए साहस घुला हुआ था। एक दिन मैंने माँ से पूछा, माँ क्या मैं भी स्कूल जाऊँ? माँ ने मेरे बालों को सहलाया और बोली, बेटा स्कूल की फीस कहाँ से आएगी? स्कूल के लिए किताबें, ड्रेस, जूते ये सब चाहिए होते हैं। हमारी किस्मत तो बस 2 वक्त की रोटी किसी तरह जुटाने की है। मैंने उसकी आंखों में छिपी हुई झिझक को देखा था, जैसे उसे इस बात का अपराध बोध था कि मैं पढ़ नहीं पाई। लेकिन सच्चाई ये थी कि हमारी किस्मत में कुछ भी आसान लिखा ही नहीं था। जहाँ वो काम करती थी वहाँ कभी कभी उसे 3,000 तो कभी 4,000 रुपये महीना मिलता था। वो पैसे अक्सर महीने के ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाते थे। कभी चावल उधार में आते तो कभी बिना तेल के खाना पकता। जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई, लगभग 10 साल की, तो माँ के साथ 2 घरों में जाने लगी। माँ कहती थी कि कम से कम कुछ सीखोगी तो सही। मैं बहुत कुछ सीखना चाहती थी, लेकिन शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जहाँ भी मैं जाती 2 दिन बाद मुझे निकाल दिया जाता। कहते कि ये लड़की ठीक से कोई काम नहीं करती, उल्टा चीज़ें तोड़ देती है, बात भी नहीं सुनती। मैं सुनती थी पर मेरे हाथ छोटे थे, मेरा शरीर नाजुक था और समय जैसे मेरे खिलाफ दौड़ रहा था। एक घर की मालकिन ने तो साफ कह दिया, ये लड़की है, इसे बस का काम नहीं है, इसे कहीं और भेजो। माँ चुपचाप सुनती रही। उसकी नज़रें मेरे चेहरे से ज़मीन पर टिक गई। उस पल मुझे महसूस हुआ कि जब मैं असफल होती हूँ तो माँ का दिल कितना टूटता है। उसके चेहरे पर वो उदासी साफ दिखाई दे रही थी जो उसने कभी जुबान से नहीं कही थी। अक्सर रात को वो मेरे पास बैठती और कहती, नेहा हम अमीर कभी नहीं बन पाएंगे, लेकिन हमें ईमानदार रहना है। जिंदगी चाहे जितनी कठिन हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं उसकी बात सुनती थी, लेकिन मन में ये सोचती थी कि हम कब तक हिम्मत रख पाएंगे, कब तक दूसरों के दरवाजों पर जाते रहेंगे। क्या कभी हमारी किस्मत में भी कुछ अच्छा लिखा है? एक रात थी, गर्मी की रात, बिजली नहीं थी। माँ और मैं मिट्टी के फर्श पर पड़ी एक खाट पर लेटे थे। माँ की सांसें भरी भारी थी। मैंने उसका माथा छुआ, पसीने से भीगा हुआ था। माँ तबीयत ठीक है? मैंने पूछा। उसने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। थोड़े थकान लग रही है, कल तक ठीक हो जाऊंगी। लेकिन वो कल कभी अच्छा ही नहीं आया। धीरे धीरे माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन मैंने उनके हाथ पकड़ा और कहा, माँ मुझे भी काम पर ले चलो, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी, मेहनत करूंगी। उसने मेरे हाथ को इस तरह झटक दिया जैसे मैं उसके हाथ से फिसल ना जाऊं। बोली, तू ही तो मेरा सहारा है, तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? लेकिन मैं अब कमज़ोर नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए अगले दिन माँ के मना करने के बावजूद मैं एक और घर में काम मांगने गई। वहाँ 2 दिन मुझे काम करने के लिए दिया गया और तीसरे दिन दरवाजे से निकाल दिया गया। तुम अभी बहुत छोटी हो, खेलने के दिन हैं तुम्हारे, काम के नहीं, उसने कहा। मन में सोचा, खेल? मेरी किस्मत में खेल कहाँ लिखा है? मैं तो कभी खेलती भी नहीं थी, बस जीती थी। हर दिन माँ के साथ सांस लेना भी जैसे एक काम बन गया था। पहले हफ्ते में ही माँ को बुखार रहने लगा, फिर उसकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। एक दिन ऐसा भी आया जब वो चूल्हा चलाते वक्त एक तरफ गिर गई। मैं दौड़कर उनके पास गई। माँ तबीयत ठीक है? उन्होंने बस हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रही हूँ ठीक हूँ, लेकिन उनकी आंखों में कमजोरी साफ दिख रही थी। उस दिन से कुछ बदलने लगा था। जो माँ पहले दिन में 10-10 घरों में काम करती थी, अब 1 या 2 घर भी ठीक से नहीं निपटा पाती थी। उनका शरीर हर वक्त भारी रहता था, जैसे किसी ने खून की एक एक बूंद निचोड़ ली हो। वो लगातार खांसती रहती थी। मैं उन्हें जब डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। माँ रजाई ओढ़कर कहती, 2 दिन आराम कर लूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो 2 दिन 2 हफ्ते बने और फिर हफ्ते महीनों में बदल गए। घर में चूल्हा अब भी कभी कभी जलता था। दिन में मैं इधर उधर घूमती रहती थी, कभी किसी के खेत में सब्जी ढूंढने जाती, तो कभी किसी दुकान पर बासी रोटी मांगने। कुछ दिन भीख में भी मिल जाता था, लेकिन फिर वो भी बंद हो गया।
एक दिन मैं पड़ोस की चाची के घर गई, दरवाज़ा खटखटाया। जब वो बाहर आई मैंने धीरे से कहा, चाची माँ के लिए थोड़ा दूध मिल जाता तो, बहुत कमज़ोर लग रही हैं। उन्होंने मुझे देखा और बोली, नेहा हम भी तो किसी और पर निर्भर हैं, रोज़ कुछ देना हमारे बस में नहीं है। फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं चुपचाप लौट आई। मेरे हाथ खाली थे और दिल टूटा हुआ था। वही चाची जो सालों तक माँ के साथ बैठकर नाश्ता करती थी, जिनकी बीमारी में माँ ने उनकी सेवा की थी, आज जब माँ को ज़रा सी मदद की ज़रूरत है उन्होंने मुंह फेर लिया। माँ का चेहरा अब पीला पड़ने लगा था। वो अक्सर चुप रहती और जब कुछ कहती तो सिर्फ मेरी चिंता करती। नेहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तू अकेली क्या करेगी? मैं जवाब नहीं दे पाती थी क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हर दिन की तरह मैं उनके माथे पर गीला कपड़ा रखती, सिर सहलाती, उसे गुनगुना पानी देती और मन ही मन भगवान से माँ के लिए दुआ करती। लेकिन एक दिन माँ की हालत और बिगड़ गई। बुखार उतर ही नहीं रहा था। मैंने जब मोहल्ले में लोगों से मदद मांगी तो हर किसी ने कोई न कोई बहाना बना लिया। एक औरत ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर तेरी माँ का इलाज कर दिया तो कल और लोग भी आ जाएंगे। अब ये सब हमारे बस में नहीं है। मैं जब कमरे में लौटी तो माँ एक तरफ लेटी थी, पसीने से तरबतर, और उनका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। मैं उनके पास बैठ गई और वही सवाल करने लगी जो माँ मुझसे किया करती थी। अब मेरे दिल पर बोझ था। अगर माँ नहीं रही तो मैं क्या करूँगी? उस रात माँ ने आंखें खोली और धीमी आवाज में बोली, बेटा, शहर में एक महिला है, गायत्री देवी, वो मुझे जानती हैं। जाकर उनसे चारुलता का नाम बता देना, वो समझ जाएंगी। वो अच्छी औरत है, तुझे काम दे देंगी। मैंने माँ का हाथ थामा। माँ, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। वो मुस्कान बहुत हल्की थी, जैसे सालों की थकान के बाद भी मुझे हिम्मत देना चाहती हूँ। अगर मैं न रहूं तो तेरा वहां जाना जरूरी है। यह बात मैं सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे दिल में एक निर्णय हो चुका था। अगली सुबह मैं कुछ दवाई या खाने का सामान लेने की उम्मीद में निकली, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब वापस आई तो माँ बेसुध पड़ी थी। मैंने पड़ोस के 2 लड़कों से कहा, माँ को अस्पताल ले चलो, मदद करो। तो एक ने कहा, कितने पैसे देगी? ऐसे ही नहीं उठाएंगे। उस दिन मुझे बहुत छोटा महसूस हुआ, जैसे मेरी औकात एक टूटी चप्पल से भी कम हो गई हो। कुछ घंटे बाद माँ ने आंखें खोली। उनकी सांसें बहुत हल्की थी। मैंने कहा, माँ कुछ मत कहो, मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन उनकी आंखों में एक सुकून था, एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने मेरी उंगली थामी और अगले ही पल उनकी आंखें बंद हो गई। उंगली की पकड़ ढीली हो गई। मोहल्ले वाले अगले दिन आए। जब अंतिम यात्रा निकली तो 2-3 औरतें रोती हुई बोली, चारुलता बहुत अच्छी औरत थी, बहुत काम की थी। किसी ने नहीं पूछा कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। मैं माँ की चिता के पास बैठी रही, बहुत देर तक कुछ नहीं बोली, बस उन्हें देखती रही और मन ही मन एक निर्णय लिया कि मैं शहर जाऊंगी, गायत्री देवी को ढूंढूंगी। अब मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुक सकती थी। रात को मैंने अपने 2 पुराने सूट एक थैली में रखे और माँ की 2 दवाई की बोतलें भी साथ रख ली। एक पुरानी तस्वीर और एक छोटा सा भजन की किताब और माँ की आवाज़, जो अब सिर्फ मेरे दिल में थी, उसे भी अपने साथ ले लिया। जब जैसे ही सुबह हुई मैं रिक्शा स्टैंड के लिए निकल पड़ी। माँ की यादें मेरे सीने में थी और शहर का पता वो था जो माँ की पुरानी चीज़ों से मिला था। रिक्शा चल पड़ा। गांव पीछे छूटता जा रहा था। खेत, नाले, नीम के पेड़, सब कुछ पीछे छूट रहा था। फिर मैं बस में बैठी। जब बस शहर में दाखिल हुई तो हर ओर शोर था, गाड़ियों की आवाज़, लोगों की भीड़, दुकानों की रौनक, सब कुछ बिल्कुल अलग लग रहा था। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। माँ ने शहर की कहानियां सुनाई थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये शहर इतना बड़ा और तेज़ होगा। लगभग 1 घंटे बाद बस एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही। दीवारें ऊंची थी, गेट लोहे का था, ऊपर की नक्शाकशी सोने जैसी चमक रही थी। मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। गेट पर एक चौकीदार खड़ा था। उसके सिर पर टोपी थी और हाथ में डंडा। मैंने धीरे से कहा, मुझे गायत्री देवी से मिलना है। उन्होंने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं नेहा हूँ, चारुलता की बेटी। वो आपकी नौकरानी थी। कुछ देर वो चुप रहा, फिर गेट खोलकर अंदर चला गया। मैं वहीं खड़ी रही। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। करीब 5 मिनट बाद वो लौटा और बोला, मैडम बुला रही हैं। जब मैं अंदर गई तो ऐसा लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। दीवारें ऐसी लग रही थी जैसे सोने की बनी हो। दीवारों पर कई तस्वीरें टंगी थी। हर कोने से खुशबू आ रही थी। मैंने दरवाजे पर जूते उतारे और अंदर गई। मैडम लॉन्च के सोफे पर बैठी हैं। वो एक अच्छी उम्र की महिला थी। उनके कपड़े साफ सुथरे थे और चेहरे भी कोमल भाव से भरा हुआ था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और पूछा, नेहा? मैंने सिर हिलाया। जी मैडम, मैं चारुलता की बेटी हूँ। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उठकर मेरे पास आई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, ईश्वर तुम्हें सहन शक्ति दे,
तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत थी, तुम यहीं रहो, इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने झुककर उन्हें नमस्ते कहा। ये पहली बार था जब किसी ने मुझे इतनी राहत से देखा। मैडम ने चौकीदार को बुलाया, इसे गेस्ट रूम दिखाओ और इसका सामान रखवाओ। जब मैं कमरे में पहुंची तो हैरान रह गई। सफ़ेद चादरें, लकड़ी का बिस्तर, आईना, छोटी सी अलमारी, ये सब मेरे सपनों से भी बड़ा था। शाम को मैडम ने मुझे अपने साथ भोजन के लिए बुलाया। मैं झिझक रही थी तो उन्होंने कहा, तुम यहाँ नौकर नहीं हो, तुम चारुलता की बेटी हो। हम सब एक ही रसोई से खाते हैं। खाने में पनीर की सब्जी और रुमाली रोटी थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसी रोटी खाई थी। वो बार बार मुझे पानी देती रही। खाने के बाद उन्होंने कहा, कल से कुछ काम करना सीख लो। सब कुछ नया होगा लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगी। रात को मैं अपने कमरे में आई और चुपचाप बैठ गई। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। ये औरत माँ जैसी ही थी, लेकिन इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा घर, और वो कह रही थी कि बस काम सिखाएंगी। सुबह जल्दी दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी आंख खुली। कमरा शांति से भरा हुआ था। बाहर से हल्की हल्की धूप की किरणें अंदर आ रही थी। ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था, न ही ऐसी सुबह। दरवाजे पर जो औरत खड़ी थी उसने कहा, मालकिन ने कहा है कि नाश्ते के बाद लॉन्च में आ जाना। मैंने धीरे से सिर हिलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और मैं चुपचाप उस सफ़ेद सूट को देख रही थी जो पलंग के पास टेबल पे किनारे पर रखा था। उस पर एक छोटा सा कागज़ रखा था जिस पर साफ लिखा था, तुम्हारे लिए है। मैंने जैसे ही उन कपड़ों को छुआ, उनका मुलायम और महंगा कपड़ा मेरी उंगलियों को छूकर जैसे कुछ कह रहा था। मन के किसी कोने में एक अजीब सी स्वीकारोक्ति थी कि इन सब पर मेरा कुछ अधिकार है। पर जैसे ही मालकिन के चेहरे की कोमल मुस्कान याद आई, मेरा दिल मान गया कि शायद मैं यहाँ सिर्फ एक मेहमान नहीं हूँ। नाश्ता करने के बाद जब मैं लॉन्च में पहुंची, मालकिन वहाँ सोफे पर बैठी थी। उनके हाथ में किताब थी और सामने कॉफ़ी मग रखा था। उन्होंने मुस्कुराकर मुझसे पूछा, कैसे लगे ये कपड़े? मैंने नज़रें झुकाकर कहा, बहुत अच्छे, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगती नहीं हूँ। वो हंसकर बोली, कुछ चीज़ें मांगी नहीं जाती, दी जाती हैं। तुम मेहमान नहीं हो, तुम्हारी जगह इसी घर में है। तुम चारुलता की बेटी हो, ये मत भूलना। उनके लहजे में एक ठहराव था, जैसे उन्होंने सब कुछ पहले से तय कर रखा हो। उस दिन उन्होंने मुझे घर के कुछ खास हिस्सों के बारे में विस्तार से बताया। सामने वाला लॉन्च सिर्फ मेहमानों के लिए था। दाईं ओर एक छोटा सा ऑफिस था और पीछे एक सादी सी रसोई। आंगन में थोड़ी घास थी जिसमें झूला रखा था और बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। यह कोई साधारण बंगला नहीं था, हर चीज़ करीने से सजी हुई थी। मैं बस चुपचाप देखती रही। दीवार के उस पार जो दूसरा हिस्सा था उसमें कोई नहीं रहता था, बस सफाई हो जाती थी कभी कभी। शाम को मालकिन ने मुझे बाकी सबसे मिलवाया, लेकिन नौकरानी के रूप में नहीं, बल्कि एक विशेष व्यक्ति के तौर पर। यह नेहा है, मेरे साथ रहेगी, मेरे कामों में मदद करेगी। पुराने नौकर जो सालों से काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे अजीब निगाहों से देखा। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी सबके बीच में फैल गई। रात को मालकिन ने मेरे लिए फिर से दूध भिजवाया। वो औरत जब कमरे में आई तो बोली, मालकिन ने कहा है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बिना झिझक बता देना। मैंने कप पकड़ते हुए धीरे से कहा, उनका शुक्रिया कहना। कुछ ही दिनों में मुझे घर की सारी व्यवस्था समझ आने लगी थी। सुबह नाश्ते के बाद मालकिन कुछ देर लाइब्रेरी में बैठती, फिर दोपहर को बगीचे में आराम करती और शाम को गेस्ट रूम में बैठती। रात को पूरे घर में सन्नाटा होता, ना कोई शोर, ना कोई हलचल। कभी कभी वो धीमी आवाज़ में गाने सुनाती थी और मैं सोचती, इतनी बड़ी जगह में कोई अकेले कैसे रह सकता है। एक दिन उन्होंने कहा, नेहा, मुझे बाजार ले चलो। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और रास्ता देखती रही। शहर के उस महंगे इलाके की सड़कें, कांच की दुकानें और महंगे कपड़ों से चलते लोग देखकर लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। मालकिन ने एक कपड़ों की दुकान के सामने गाड़ी रोकी और बोली, नेहा, तुम्हारे लिए कुछ लेना है? मैंने तुरंत कहा, मालकिन, मेरे पास सब कुछ है, आपको मेरे लिए कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मुस्कुराई और बोली, सम्मान किसी का मोहताज नहीं होता, इन कपड़ों में तुम बहुत अच्छे महसूस करोगी। और फिर मुझे दुकान के अंदर ले गई। उन्होंने मेरे लिए 2 सूट खरीदे। दोनों की कीमत सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। दुकानदार ने जैसे ही पैसे बताए, मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मालकिन ने बिना कुछ कहे चुपचाप पैसे दिए और बाहर आ गई। घर आकर मैं देर तक उन कपड़ों को देखती रही। मुझे माँ की याद आई। अगर वो होती तो कहती, देख, कभी कभी किस्मत एकदम से पलट जाती है। कुछ ही दिनों बाद मालकिन ने मुझसे एक कमरे से दूसरे कमरे में कुछ फाइल्स ले जाने को कहा। जब मैंने वो काम अच्छे से किया तो उन्होंने कहा, तुम एक सीखने वाली लड़की हो, मुझे तुमसे उम्मीदें हैं। मैं कुछ पल चुप रही, फिर हिम्मत करके पूछा, मालकिन, आप मुझे इतना सब क्यों दे रही हैं? मैं तो बस एक मजदूर की बेटी हूँ। उन्होंने मेरी ओर देखा जैसे कुछ बीते हुए पलों में खो गई हूँ और बोली, कई बातें समय आने पर ही समझ आती हैं, अभी के लिए बस इतना ख्याल रखो। उस दिन से उन्होंने मुझे घर के हिसाब किताब में भी शामिल करना शुरू कर दिया।
छोटे छोटे फैसलों में मेरी राय ली जाने लगी। मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन एक खुशी भी होती थी। अब दिन एक तय दिनचर्या के साथ बीतने लगे थे, लेकिन मेरे भीतर कहीं कोई एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर अभी अंधेरे में था। मैं यहाँ क्यों थी, और मेरे लिए ये सब इतना विशेष क्यों था? यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।